हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हेल्थ पैराडाइज के एपिसोड नंबर 6 में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था सागरी और गेंजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है रोकुरोटा ने, और आगे की कहानी हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रोकुरोटा की बैक स्टोरी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रोकुरोटा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और हट्टा कट्टा है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। और हम देखते हैं बहुत सारी डेथ बॉडी को, यानी कि रोकुरोटा ने जरूर इन सबको मार दिया होगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे गेंजी बचाने की कोशिश करता है सागरी को और बचा लेता है, लेकिन गेंजी को अटैक लग जाता है रोकुरोटा का और उसका पेट एक तरफ से फट जाता है। वो उड़ता हुआ जाता है और एक दीवार तो नहीं, एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद सागरी गेंजी के पास भाग के आती है और बोलती है तुम्हें तो इलाज की जरूरत है, और तब गेंजी बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं पीछे से रोकुरोटा आ जाता है और यहाँ पे गाबीमारू भी पहुंच जाता है, जो रोकुरोटा के मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मार के उसको लुढ़का देता है। जब रोकुरोटा लुढ़क रहा होता है तब वो बहुत सारे पेड़ से टकरा जाता है और सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं। और इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि आखिरकार ये है क्या ये कोई क्रिमिनल है या फिर कोई मॉन्स्टर है। इसके बाद सागरी बोलती है ये जायंट ऑफ बाइजन रोकुरोटा है, इसके साथ आइजन को असाइन किया गया था जो कि पहले से ही मर चुका है। और तभी यहाँ पे रोकुरोटा फिर से खड़ा हो जाता है और इसके बाद गाबीमारू सोचने लगता है कि ये एक शिकारी है जिसने अपने शिकार को देख लिया है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे मारना ही होगा। लेकिन कैसे? मेरा किक इसके ऊपर काम नहीं किया, यानी कि ये इवागाकुरे जितना ताकतवर है। इसके बाद इसको शिनोबी रूल नंबर 9 याद आता है, जो होता है पहले अपने दुश्मन की ताकत को पहचानो। और गाबीमारू सोचता है कि पहले मैं इसकी ताकत को जानूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा। लेकिन तभी रोकुरोटा एक पेड़ को उखाड़ देता है और उसके ऊपर दी मारता है, जिससे ये बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और सागरी से बोलता है कि दूर रहना वरना तुम मारी जाओगी, और सोचने लगता है कि ये फिजिकली मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये यूजुरिया को बोलता है कि तुम कब तक वहां पे बैठ के सब कुछ देखती रहोगे, मेरी मदद करो जैसा तुमने वादा किया था, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का निंजुत्सु है। और इसके बाद यूजुरिया बोलती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मदद करूंगी और फाइट तुम करोगे, इसलिए तुम ही फाइट करो। इसके बाद हम देखते हैं यूजुरिया ने सेंटा को पेड़ पे लटका दिया होता है और उसके बाद अचानक से रोकुरोटा एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गाबीमारू बड़ी मुश्किल से बचता है और वो समझ जाता है कि इसका फिस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर इसके फिस्ट में चपेट में ये आएगा तो ये मारा जाएगा। इसके बाद रोकुरोटा लगातार इसके ऊपर अटैक करता है और गाबीमारू इसे डॉज करता है। गाबीमारू थोड़ा सा पीछे हटता है और अपना पैर जमीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर बाहर आ जाते हैं और वो सब हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। तभी अपना एक मूव यूज करता है जिसका नाम होता है निनपो स्टोन स्टॉर्म, और ये इन सारे पत्थरों को एक साथ जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सारे पत्थर तेजी से जाने लगते हैं रोकुरोटा की तरफ और उसे लग भी जाते हैं। हम एक पेड़ को देखते हैं जिसपे ये पत्थर लगता है और पेड़ में बड़ा सा छेद हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद रोकुरोटा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गाबीमारू अपना बेल्ट उतारता है और निनपो अनफॉर्म्ड ब्लेड नाम से एक अटैक यूज करता है। इसका ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि ये स्टील से भी ज्यादा घातक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद रोकुरोटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रोकुरोटा के ऊपर बहुत सारे अटैक करने की सोचता है, लेकिन समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करने वाले। इसके बाद सागरी गेंजी की मरहम पट्टी कर देती है। गेंजी बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सागरी बोलती है हार मत मानो, अगर हम तुम्हारे खून को रोक पाएंगे तो तुम जिंदा रहोगे। और इसके बाद गेंजी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, तुम अभी मर्दों जैसे बातें कर रही थी और अचानक से तुम औरतों की तरह प्यार दिखा रही हो। इसके बाद सागरी बोलती है ना मैं मर्द हूँ ना मैं औरत हूँ, मैं बस अपने सीनियर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। और इसके बाद गेंजी बोलता है अच्छा तो तुम इस तरह से जीना चाहती हो, अब मैं समझा, तुम ना ही मर्द बनना चाहती हो ना ही औरत, ना ही तुम कमजोर बनना चाहती हो ना ही तुम ताकतवर, तुम इन दोनों के बीच में हो। मैं अब तुम्हें समझता हूँ, एक वॉरियर की तलवार उसकी जान होती है और मैं अपनी जान तुम्हें देता हूँ। अभी तक रोकुरोटा ने आइजन को मार दिया होगा, तुम एक यामाडा आशेमोन हो, इसलिए मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा, जाओ रोकुरोटा को मार दो, यामाडा आशेमोन सागरी। इसके बाद सागरी तलवार ले लेती है। हम गाबीमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं उसके क्लोज नहीं जा सकता, निनपो स्टैटिक ब्लेज इसके ऊपर काम करेगा, लेकिन अगर मैं उसके क्लोज जाऊंगा तो वो मुझे तुरंत मार देगा। इसके बाद अटैक कर देता है रोकुरोटा इसके ऊपर और ये उसे डॉज कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रोकुरोटा का एक उंगली कट चुका होता है। रोकुरोटा चिल्ला रहा होता है और हमें पता लगता है सागरी ने इसका एक उंगली काट दिया है। सागरी बोलती है चाहे कितनी ही ज्यादा ताकत और बॉडी क्यों ना हो, हड्डियों के बीच में जो गैप होती है उसके ऊपर अटैक करोगे तो किसी भी चीज को काटा जा सकता है। ये हमारा यामाडा आशेमोन स्टाइल है। और इसके बाद गाबीमारू बोलता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ बोलते हैं मेरी मदद करो। और इसके बाद हम देखते हैं सेंटा को, जो बोलता है कि मुझे अपने दोस्त के घाव भरने हैं। और तब यूजुरिया बोलता है अब इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यहाँ पे इतना ज्यादा शोर मच रहा है लेकिन अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं आया है, इसलिए हमें इनको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ये मारे जाएंगे तो हम यहाँ
से चले जाएंगे। इसके बाद सागरी बोलती है उसका खून बहना बंद हो गया और गाबीमारू बोलता है यानी कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, हमें उसे एक ही बार में खत्म करना होगा, गले के जो गैप है उसी के ऊपर तुम्हें अटैक करना होगा। और इसके बाद सागरी बोलती है लेकिन उसका गला बहुत ऊंचाई पे है और गाबीमारू बोलता है हम अलग हो जाएंगे, वो मेरे ऊपर अटैक करेगा और उस वक्त तुम जाओगी पीछे से उसके ऊपर अटैक करोगे उसके पैरों के ऊपर ताकि ये अपने घुटनों के बल आ जाए और उसके बाद तुम अपना काम कर सकती हो, ये तुम कर सकती हो। इसके बाद रोकोरोटा एक पंच मारता है और गाबीमारू अपने पैरों की मदद से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और तभी सागरी इसके पीछे चली जाती है और अपने दोस्तों के बारे में सोच के इसके पैर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गाबीमारू बोलता है क्या तुम ठीक हो? सागरी सोचने लगती है कि ये क्रिमिनल है, इसने मेरे सीनियर को मारा है, इसलिए मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगी। तभी रोकोरोटा बहुत सारे पत्थरों से अटैक कर देता है गाबीमारू के ऊपर। गाबीमारू सोचने लगता है कि इन सबको एक साथ डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सागरी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है और एक जोरदार अटैक कर देती है रोकोरोटा के हाथों के ऊपर, लेकिन उससे रोकोरोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सागरी बोलती है अगर ये हिलता डुलता रहेगा तो मैं इसके हड्डियों के गैप के ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगी। जब भी मैं किसी का सर उड़ाती थी तब लोग होते थे जो उसे पकड़ के रखते थे, और तब गाबीमारू बोलता है इसके साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, ये एक बड़ी मुसीबत है। और इसके बाद रोकोरोटा के पेट से आवाज आने लगती है, वो जोरों से चिल्लाता है और रोने लगता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है सब लोगों के कान फट जाते हैं। गाबीमारू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी उसके ऊपर रोकोरोटा अटैक कर देता है और उसको जमीन में गाड़ देता है, जिसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है सागरी। थोड़ी देर बाद गाबीमारू खड़ा हो जाता है फिर से और सोचने लगता है कि उसका अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैं इसे सह सकता हूं, मैं इसे सह सकता हूं। और तभी उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोकोरोटा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। गाबीमारू सोचता है कि ये इतना भयानक अटैक नहीं था, मुझे उठना होगा, मुझे उठना होगा, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तभी बीच में सागरी आ जाती है। सागरी सोचने लगती है मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, मुझे अपने इमोशन को दबाना होगा और लॉजिकली सोचना होगा, लॉजिक और इमोशन के बीच में मुझे एक बैलेंस बनाना होगा। इसके बाद ये अपनी तलवार घुमा देती है और रोकोरोटा का जो पंच होता है उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। इसके बाद सागरी सोचती है अपने इमोशन को अपनी ताकत में बदल दो और लॉजिक से सब कुछ सोचो, ना ही ज्यादा शांत बनो और ना ही ज्यादा पैशनेट बनो, इन दोनों के बीच में मुझे रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं सागरी का एक नया रूप निखर के आता है, जिस चीज को महसूस कर पाते हैं यूजुरिया और गाबीमारू। यूजुरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तब जाके सेंटा बोलता है सागरी का रैंक 12 है, लेकिन हमारे क्लान के अंदर सिर्फ प्योर स्किल को लेकर रैंक को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सागरी एक लड़की है बस इसीलिए उसके रैंक कम है। इसके बाद हम गेंजी को देखते हैं जो सोचता है कि सागरी के पास बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसका दिल और उसका गोल एक ही जगह पे है। अगर वो झिझकना बंद कर देगी तो वो एक बेहतरीन तलवारबाज बन जाएगी। और हम देखते हैं सागरी बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रही होती है रोकोरोटा से। आगे गेंजी सोचने लगता है कि ये इस आइलैंड के मॉन्स्टर से डरती जरूर है, लेकिन इससे कोई भी डर नहीं है इन क्रिमिनल से। और इसके बाद गाबीमारू भी सोचता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब मैंने बिल्कुल सही समझा था, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद रोकोरोटा एक जोरदार पंच मारने के लिए आता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है और तभी सागरी को मौका मिलता है इसका सर उड़ाने का। ये उसके पीछे जाती है और सर उड़ाने ही वाली होती है, लेकिन तभी रोकोरोटा यहाँ से हट जाता है छलांग लगा के। इसके बाद सागरी बोलती है इतना आसान नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसकी मदद से हम इसका सर नीचे रख सकें? और तब गाबीमारू बोलता है मेरे पास एक तरीका है। और इसके बाद ये सोचने लगता है कि हम इससे क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर सकते, ना ही इसके ऊपर कुछ फेंकने से कोई फर्क पड़ने वाला है, हमें तलवार से इसका सर काटना होगा और इसके लिए मुझे यमड़ा आशाइमुन की स्किल की जरूरत होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा है और उसका रिएक्शन स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और इसके बाद ये अपना नया टेक्निक यूज करने लगता है जिसमें ये स्टोन स्टॉर्म और एस्थेटिक ब्लेज को मिला देता है और पत्थरों को जलाने लगता है। ये सब देखने के बाद यूजुरिया हैरान हो जाती है और बोलती है कि सेंटा हमें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद गाबीमारू जल्दी में पत्थरों के ऊपर लात मारता है और उन पत्थरों को जंगल के चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से जंगल में धीरे धीरे करके आग लगने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू खून की उल्टियां कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सागरी आ जाती है और बोलती कि बस तुम और नहीं कर सकते, और वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, हमारा काम बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जंगल में आग लग चुकी होती है। सेंटा बोलता है कि हमें कितना दूर भागना होगा और यूजुरिया बोलती है जितना हो सके उतना भागना होगा। रकून कहीं के वो लोग रोकोरोटा को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पूरा इलाका जलाने वाले हैं। पूरा इलाका जलाने की मदद से वहां पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा और उन धुआं को जब भी इनहेल करेगा रोकोरोटा तब वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा। और इसके बाद हम रोकोरोटा
को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और हमें बताया जाता है जब जंगल में आग लगती है तब वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं निकलने लगता है और ये धुआं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें बेहोशी छाने लगती है और रोको-रोटा के साथ यही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसलिए सागरी और गाबीमारू नीचे बैठ जाते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड से बच जाएं। लेकिन रोको-रोटा बहुत बड़ा होता है और वो बहुत गहरी सांसें भी ले रहा होता है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा वो सांस लेगा और इसीलिए फिलहाल के लिए वो अभी खतरे में है, उसे बेहोशी छाने लगती है। इसके बाद रोको-रोटा घुटनों के बल आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खास रहा होता है और सागरी इसका गला उड़ाने वाली होती है, लेकिन तभी रोको-रोटा अटैक कर देता है सागरी के ऊपर। लेकिन सागरी इसे आसानी से डॉज कर लेती है क्योंकि इसका अटैक अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा और तभी गाबीमारू इसके हाथों को पकड़ लेता है और सागरी को इसका गला काटने के लिए बोलता है। सागरी अपने आप को शांत करती है और इसके गर्दन के हड्डियों का अंदाजा लगाती है और इसके बाद ये अपना तलवार तेजी से घुमा देती है। इसके बाद हम देखते हैं रोको-रोटा एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे इसके मॉम डैड इससे बहुत अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं। ये खेलना चाहता है, इसे भूख लग रही होती है, लेकिन कोई इसके साथ खेल नहीं रहा होता क्योंकि ये खेल खेल में लोगों की जान ले लेता है और इसे हमेशा भूख लगती रहती है, चाहे ये कितना भी खाना क्यों ना खा ले। इसके बाद रोको-रोटा रोने लगता है और सागरी बोलती है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें नहीं डराना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। जो लोग तुमसे नफरत करते थे वो सब मारे जा चुके हैं और जैसे वो लोग आराम कर रहे हैं वैसे तुम भी आराम कर लो। और इसके बाद ये रोको-रोटा की आंखें बंद कर देती है और रोको-रोटा रेस्ट इन पीस हो जाता है। एक्चुअली में रोको-रोटा बहुत छोटा बच्चा है जिसको सही गलत का कोई फर्क नहीं पता है। उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा है, यानी कि वो एक छोटा बच्चा ही है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि आग बहुत ज्यादा भयंकर हो चुकी है, यहाँ पे मॉन्स्टर आते होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। सागरी चलो वरना हम यहीं पे जल जाएंगे। लेकिन सागरी गेंजी की तरफ देख रही होती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सागरी सोचती है इस आइलैंड के ऊपर मैं अपने साथियों के मरने का दुख में नहीं मना सकती, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर आग की तरफ जाने लगते हैं। सागरी बोलती है ये काफी ज्यादा अजीब है, मॉन्स्टर आग की तरफ जा रहे हैं जबकि जानवर आग से डरते हैं। इसके बाद गाबीमारू बोलता है यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नहीं है, हमें उन मॉन्स्टर के पीछे जाना होगा। और इसके बाद सागरी बोलती है ये खतरनाक हो सकता है। गाबीमारू बोलता है पता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमें अमृत चाहिए तो हमें उनके पीछे जाना होगा। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। और इसके बाद सागरी बोलती है क्या तुम हार मानते हो? और गाबीमारू बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं जाऊंगा, मुझे जल्दी से अमृत ढूंढना है और अपनी बीवी के पास जाना है, तुम्हें भी तो अपने दोस्तों की परवाह होगी। और इसके बाद सागरी बोलती है नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं है, उन सबको पता था कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो उन सब की मौत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ आए, अगर मैं उनके लिए परवाह करूंगी तो उनकी ये बेइज्जती होगी, इसलिए मैं जल्दी से अमृत ढूंढना चाहती हूँ ताकि उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि हम दोनों का मकसद एक है। और तब सागरी बोलती है भूलो मत कि मैं तुम्हारी मॉनिटर हूँ। आगे बढ़ते वक्त ये देखते हैं यूजुरिया और सेंटा को और ये आगे बढ़ने लगते हैं उनकी तरफ और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे एक गांव होता है। इसके बाद सेंटा बोलता है अगर ये जगह शिनशेन क्यों है तो क्या यहाँ पे सन्यासी लोग रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम टोमा को देखते हैं जो अपनी तलवार की मदद से एक मॉन्स्टर को पूरी तरह से काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं आजा चोबे को जो गर्दन उड़ा देता है एक मॉन्स्टर का और उसके बाद उसके हाथों से ये खून पीने लगता है। टोमा बोलती कि भाई ये क्या कर रहे हो, उसे मत खाओ। इसके बाद आजा चोबे बोलता है मैं खा रहा हूँ, मैं तो पी रहा हूँ। वैसे भी इनके खून के अंदर भी ज्यादातर पानी होता है, जो पानी हम नॉर्मली पीते हैं। वैसे जिन सन्यासियों के बारे में तुमने बताया था उनका क्या हुआ? और टोमा बोलती ये सिर्फ एक कहानी है, शिनशेन फिलोसॉफी के हिसाब से वो सब सुपर ह्यूमंस हैं और वो सब अमर है, उन्हें मारा नहीं जा सकता और इस आइलैंड के अंदर उन्हें होना चाहिए था, ना कि इन मॉन्स्टर को। इसके बाद आजा चोबे बोलता है सुन के ही बहुत बकवास लग रहा है, चलो उन बूढ़ों को मार के खा जाते हैं, शायद इससे मेरी भूख शांत हो जाए। और इसके बाद टोमा बोलती है तुम मजाक कर रहे हो ना, लेकिन तभी इन्हें कुछ महसूस होता है। ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो एक फ्रूट खाती है जो काफी रसीला होता है और उसके बाद वो किसी बंदे को या फिर बंदी को किस कर लेती है और हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियां होती है जो नंगी पुंगी होके चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। आजा चोबे और टोमा इन्हें देख लेती हैं और ये दोनों भी इन्हें देख लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है इसलिए आउट्रो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ।